है कि इक्वालिटी, इक्वालिटी का हिंदी में मतलब होता है समानता, कि जो समानता है ये किस तरीके से हमारे संविधान में हमें राइट टू इक्वालिटी मिला हुआ है। संविधान तो पॉलिटिकल इक्वालिटी है, राइट टू वोट है सबके पास बिल्कुल बराबर तरीके से, मगर क्या हमारे समाज में इक्वालिटी समानता है? तो स्टोरीज के फॉर्म में इसमें इस बुक में समझाया गया है पूरी। तो स्टोरीज जैसे हम लोग हमेशा देखते हैं कि लाइन टू लाइन, तो यहाँ पे हमें लाइन टू लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं लाइन टू लाइन पढ़ूंगी स्टोरी का मतलब तो वही निकलना है, तो मैं आपको स्टोरी बताती रहूँगी, ठीक है। तो इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन के दिन सारे के सारे लोग खड़े हुए हैं लाइन में, एक टीचर हैं, एक ट्रेडर व्यापारी हैं, एक स्टूडेंट हैं और एक डोमेस्टिक वर्कर हैं। डोमेस्टिक वर्कर मतलब जो काम वाली होती हैं वो हैं, ठीक है। और ये दिन क्या है? इलेक्शन का दिन है। तो कांता जो है, जो कि एक डोमेस्टिक वर्कर है, डोमेस्टिक हेल्प है, वो अपनी फ्रेंड सुजाता से कह रही है, मतलब वो लोग लाइन में खड़े हुए हैं वोट देने के लिए। तो कांता कह रही है कि मतलब कितनी अच्छी बात है कि हम लोग सारे के सारे इक्वल, बिल्कुल एक समान खड़े हुए हैं, और जैन साहब जिसके यहाँ मैं काम करती हूँ वो भी इसी लाइन में खड़े हुए हैं। फिर कांता की टर्न आ जाती है, ठीक है। तो कांता जब वोट दे रही होती है तो वो कहती है कि मैं उसके लिए वोट दूंगी जिसने वादा किया है कि हमारी जो एरिया है, हमारा इलाका है जहाँ पे हमारा घर है, वहाँ पर पाइप्ड वाटर, पानी आएगा पाइप के थ्रू, उसको मैं वोट दूंगी। तो हम लोगों ने क्लास 6 में भी पढ़ा था डेमोक्रेसी में इक्वालिटी के बारे में, जस्टिस के बारे में, है ना। इक्वालिटी इज़ अ की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इन्फ्लुएंस ऑल एस्पेक्ट ऑफ इट्स फंक्शनिंग। इक्वालिटी जो है वो डेमोक्रेसी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो हम इसको किसी भी तरीके से छोड़ नहीं सकते। इस चैप्टर में हम लोग इक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे और किस तरीके से डेमोक्रेसी में जब अगर इक्वालिटी नहीं होती है मतलब तो कितनी गलत बात होती है वो, है ना। और डेमोक्रेसी ने किस तरीके से समानता, सबको पॉलिटिकल तो दे रखी है, सबको वोट देने का अधिकार है, सबका वोट बिल्कुल बराबर होगा, अमीर गरीब के वोट में कोई अंतर नहीं होगा, मगर क्या हमें सामाजिक सोशल इक्वालिटी मिली है? तो ये इस चैप्टर में हम देखते हैं, ठीक है। आफ्टरवर्ड्स ये जो लाइन वगैरह है कि सारे के सारे लोग हैं, कि कोई आर्टिशियन है, कोई हाउसवाइफ है, कोई कंसल्टेंट है, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, ये मीडिया का पर्सन है, ये अनएम्प्लॉयड है, बेचारा बेरोजगार है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, ये एक ही लाइन में वोट देने के लिए सब लोग एक ही लाइन में खड़े हुए हैं। फिर वही कांता है कि कह रही है कि साहब काम पे मिलते हैं। अब जो कांता की बेटी है गुड़िया, वो काफ़ी बीमार है, तो उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, इसलिए कांता को काम करने के लिए जाना पड़ेगा अपने साहब के घर, क्योंकि उसको एडवांस चाहिए। तो वो जाती है, तो वो काम वाम कर रही होती है, हाँ। तो मतलब घर पहुंचती है, घर पहुंच के बेटी से कहती है कि ये थोड़ा सा मतलब ले लो तुम, गर्म पानी है ये, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा और शाम को हम लोग हॉस्पिटल चलेंगे। और फिर वो बाहर निकलती है तो देखती है उसके मोहल्ले में हर तरफ कितनी ज़्यादा गंदगी है, और सोचती है कि इतनी गंदगी है इसीलिए तो, मतलब बस्ती में इतनी गंदगी है तो गुड़िया इसीलिए बार बार बीमार पड़ती है। फिर वो काम कर रही होती है तो उसकी मालकिन कहती है कि थोड़ा अच्छे से काम करो, कॉर्नर किनारों पे देख लेना। फिर एडवांस मांगती है जब वो, तो जो ये मैडम होती है कहती है कि एडवांस मैं दे रही हूँ बट इससे हर बार अपनी आदत मत बना लेना, ठीक है। फिर वो लाइन में एडवांस मिल जाता है, फिर हॉस्पिटल की लाइन में खड़ी होती है। तो वो ये सोच रही होती है कि मतलब जैन साहब वोट देने की लाइन में तो भले ही हमारे साथ खड़े थे, मगर जब उनके बच्चे बीमार होते होंगे तब उन्हें कभी भी लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ता होगा, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगती है, तब उन्हें लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ता होगा। ये हमें स्टोरी से पता लगता है कि हमें वोट देने के लिए तो हम सब बराबर हैं, बट हमारे समाज में पैसे को लेकर के बहुत ही असमानताएँ हैं। तो राइट टू वोट, इक्वल राइट टू वोट, सबके पास बराबर वोट देने का अधिकार है। हमने कांता की स्टोरी पढ़ी जो कि वोट देने गई थी, और काफ़ी सारे लोग जो थे वो लाइन में खड़े हुए थे। कांता ने अपने एम्प्लॉयर को, अपने मालिक को रिकॉग्नाइज किया, ठीक है। अशोक जैन, छोटे लाल, ये सारे के सारे उसके नेबर थे जो कि उस लाइन में खड़े हुए थे। डेमोक्रेटिक कंट्री, लोकतंत्र इंडिया जैसा, उसमें सारे के सारे एडल्ट, सारे बड़े लोग, चाहे उनका कोई भी धर्म हो, चाहे वो पढ़े लिखे हो ना हो, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो, हर किसी को वोट देने का अधिकार होता है। और जब हर किसी को वोट देने का अधिकार होता है कि स्पेसिफिक एज के बाद, हमारे देश में 18 साल के बाद कोई लड़का लड़की कोई भी हो, कोई अमीर है, गरीब है, अनएम्प्लॉयड है, काम करता है, गरीब है, कुछ भी है, कोई भी धर्म है, सबको वोट देने का अधिकार है। इसलिए यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का मतलब होता है सबको, एडल्ट जो एक बड़ा है, फ्रेंचाइज, वोट देने का अधिकार। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो भी एक अडल्ट है, एक बड़ा इंसान है, एज में बड़ा, 18 से ऊपर है, उसको वोट देने का अधिकार है। ये एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट होता है हर
बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट होता है किसी भी डेमोक्रेसी का। आइडिया जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की हर किसी को वोट देने का अधिकार दिया जाएगा, चाहे उसके पास कितना पैसा हो, सबको वोट देने का एक ही हक होगा, एक ही वोट होगा और उस वोट की एक ही वैल्यू होगी। कांता काफ़ी एक्साइटेड थी वोट देने के लिए और काफ़ी हैप्पी थी, काफ़ी खुश थी कि उसको इक्वल की तरह ट्रीट किया जा रहा है और उसका एक वोट उसका भी उतना ही है जितना कि उसके एम्प्लॉयर का। बट सुबह वो काफ़ी खुश थी, बट शाम होते होते उसको पता लग गया कि इनइक्वालिटी क्या होती है, मतलब असमानता क्या होती है। इक्वालिटी जो है वो सिर्फ उसको पॉलिटिकल मिली हुई है, बट सोशल लाइफ में, मालिया तौर पर, पैसे के हालात में वो बहुत ही कम है। तो किस बात से कांता अनश्योर हो रही है, क्योंकि वो डे टू डे लाइफ वो एक स्लम में रहती है। स्लम के पीछे जो ड्रेन है, गंदा पानी रहता है, उसकी बेटी बीमार पड़ जाती है, फिर भी वो छुट्टी नहीं ले पाती क्योंकि उसको पैसे मतलब लेने होते हैं एम्प्लॉयर से, तभी वो डॉक्टर के पास उसको ले जाती है। उसे लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है ना। और ये लाइन ऐसी नहीं थी जिसमें सारे लोग थे, सारे अमीर गरीब सब थे, और ये जो हॉस्पिटल की लाइन थी इसमें तो सिर्फ और सिर्फ गरीब लोग ही थे क्योंकि वह एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल था। फिर अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी, और भी काफ़ी सारे काइंड की इक्वालिटी होती है। कांता की एक टाइप की इक्वालिटी थी। कांता इज़ वन ऑफ द मैनी पीपल हु लिव इन डेमोक्रेटिक इंडिया। कांता बहुत सारे लोगों में से एक है जो कि हमारे लोकतांत्रिक भारत में रहते हैं। उसकी कंडीशंस जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है रहने की, बट फिर भी उसके पास राइट टू वोट है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर होने के अलावा काफ़ी सारे और भी एक्सपीरियंस होते हैं इन इक्वालिटी के। एक तो गरीबी का, असमानता का हम लोगों को एक्सपीरियंस मिल गया इसमें। और अगर कोई लोग अमीर भी होते हैं, या फिर देखिए जाति से बहुत ज़्यादा असमानता फैलती है। SC ST को बहुत ही नीचा, SC ST OBC नीचा समझा जाता है ना। तो डिफरेंट काइंड्स की इनइक्वालिटी होती है। देखो, कास्ट के आधार पर इनइक्वालिटी हो गई, फिर उसके बाद रिलीजन के आधार पर इनइक्वालिटी होती है। तो अलग अलग टाइप की इनइक्वालिटीज़ के बारे में हम देखेंगे। ये देखिए मैट्रिमोनियल्स हैं जो शादी के लिए ऐड होते हैं कि भाई कि क्या चाहिए, पढ़े लिखे लोग, प्लीज़ ब्यूटीफुल लंबी लड़की चाहिए, है ना, और तमिल ब्राह्मण ही चाहिए उसको, और कास्ट नो बार है मगर SC ST एक्सक्यूज़ है, SC ST नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या पता लगता है कि इनइक्वालिटी है, नीचा समझा जाता है किसी को। मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज़ कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम जो है ये बहुत ही बड़ा फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी है हमारे देश में। रूरल इंडिया में, गांव में तो भाई सबको अपनी कास्ट ज़रूर पता होती है, बट शहरों में ये थोड़ा कम हो चुका है। हो सकता है कुछ लोगों को अपनी कास्ट के बारे में पता हो बट उन्हें कोई फ़र्क ना पड़ता हो। कुछ लोगों ने कास्ट को मानना मना कर दिया है, मतलब बंद कर दिया है, और कुछ लोग अभी भी बहुत कट्टरों की तरह मानते हैं। जैसे कि न्यूज़पेपर में देखिए सारे पढ़े लिखे लोग हैं मगर सब अपनी कास्ट को सबसे ऊपर रख रहे हैं। फिर हम लोगों को एक दलित चाइल्ड की स्टोरी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, कि इस तरीके से उनको स्कूल में पानी तक नहीं पीने दिया जाता था, किस तरीके से उनके साथ खराब व्यवहार होता था। तो दलित ये जो टर्म है इसका मतलब होता है लोअर कास्ट को एड्रेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। बट दलित का जो मीनिंग है वो होता है ब्रोकन या फिर टूटा हुआ, है ना। दलित का मीनिंग होता है टूटा हुआ। ये वर्ड जो है लोअर कास्ट को दिखाने के लिए बोलते हैं, और इससे हमें पता लगता है कि कितना ज़्यादा उनके साथ भेदभाव हो रहा है। पिछले साल हम लोगों ने क्लास 6 में डॉक्टर BR अम्बेडकर की कहानी के बारे में पढ़ा था। उनके साथ क्या हुआ, ओम प्रकाश वाल्मीकि, ये भी एक फेमस दलित राइटर हैं। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी होती है, देखिए ऑटो मतलब होता है खुद, बायो मतलब अपने बारे में, ग्राफी मतलब होता है लिखना, तो ऑटोबायोग्राफी होता है अपने बारे में लिखना। तो उन्होंने अपनी जीवन की कहानी लिखी है झूठन में। वो कहते हैं उनको क्लासरूम में सबसे पीछे बैठाया जाता था, और वो भी ज़मीन पर, और चाहे द मैट रन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सेट ऑन, मतलब मैट जो है वो ख़त्म हो जाती थी और मैं ज़मीन पर बैठता था। कई बार तो मेरे को सबसे पीछे डोर के पीछे बैठा दिया जाता था। मुझे वहाँ से कई बार बच्चे मुझे पीटते थे बिना किसी रीज़न के। एक बार जब मैं क्लास 4 में था तो मेरे हेडमास्टर ने मेरे से कहा कि पूरा प्लेग्राउंड साफ़ करो, और मैं पूरा प्लेग्राउंड साफ़ कर रहा था। मैं बहुत छोटा था और प्लेग्राउंड बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। मैं उसको साफ़ कर रहा था और मैं पूरा मिट्टी से भर गया था, मेरे मुँह में भी मिट्टी चली गई थी, और बाकी सारे जो बच्चे थे वो क्लास में पढ़ रहे थे और मैं सफाई कर रहा था। हेडमास्टर से अपने कमरे में बैठे हुए मुझे देख रहे थे, और इवन मुझे पानी तक पीने के लिए मना कर दिया गया था। मैं इतनी मेहनत कर रहा था, सुबह से सफाई कर रहा था, बट मुझे पानी तक नहीं पीने दिया था। मैंने पूरा स्कूल साफ़ करा, डोर साफ़ किए, विंडो साफ़ करी, और सारे टीचर्स मुझे देख रहे थे, सारे बच्चे इस बात को देख रहे थे। ओम प्रकाश को ये काम कई दिनों तक वो कर रहे थे।
कपल ऑफ डेज उसने ये काम किया। फिर एक दिन उनके फादर वहाँ पर स्कूल आ गए। उन्होंने देखा कि ओम प्रकाश तो क्या कर रहा है, स्वीपिंग कर रहा है, सफाई कर रहा है। और उनके पेरेंट्स जो है टीचर के पास गए और सीधा बोले ओम प्रकाश को ले जा करके कि अभी तो मैं यहाँ से इसको लेके जा रहा हूँ, पर याद रखना मास्टर जी ये यहीं पर पढ़ेगा और इसके साथ साथ और दूसरे बच्चे भी आएंगे। ठीक है, ये कि मतलब इसमें बताया गया है कि जो दलित्स हैं उनके साथ कितना ज़्यादा बुरा व्यवहार किया जाता है। आपको एक इंटरेस्टिंग सी बात बताऊँ, आप चलिए मैं बताती नहीं हूँ, आपको हिंट देती हूँ। ओम प्रकाश वाल्मीकि, देखिए सरनेम क्या है, वाल्मीकि। इनको क्या समझा जा रहा है, नीचा समझा जा रहा है ना, है ना। और आप जो रामायण पढ़ते हैं, ठीक है, रामचरितमानस, ठीक है, वो किसने लिखी है, आपको पता लगेगा। पता करिएगा कि किस तरीके से हम लोग दोगले होते हैं कि एक तरफ तो आप कह रहे हो कि ये नीचा है, इससे बात नहीं करने, दूसरी तरफ एक लोअर कास्ट के इंसान की लिखी हुई आप रामायण पढ़ रहे हैं। मतलब ये तो क्या रिलीजियस कॉन्सेप्ट हो गया है, बट एक सिर्फ कहने की बात है, आपकी बुक में ये सब नहीं लिखा है, आपको एग्जाम में नहीं लिख के आना है, मैं सिर्फ एक अपना व्यू थोड़ा सा आपको बता रही हूँ। तो इसमें ये है ओम प्रकाश के बारे में हमने पढ़ा। सेकंड इंस्टेंस जो है वो मिस्टर और मिसेस अंसारी के बारे में है। वो सिटी में अपार्टमेंट रहने के लिए ढूंढ रहे हैं, ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटी की ये कहानी है। तो वो जहाँ भी उनके पास पैसे हैं वो रेंट पे कर सकते हैं, बट फिर भी उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉपर्टी डीलर ने काफ़ी सारे प्लेस उनको दिखाए हैं, बट काफ़ी सारे अपार्टमेंट जो है वो उनको मिल पा रहे हैं। वो सबसे पहले एक अपार्टमेंट में गए जो अपार्टमेंट अंसारीज़ को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो उसे लेंगे। फिर उसके बाद लैंड लेडी फाउंड आउट देयर नेम्स, लैंड लेडी को उनके नाम पता लग गए। फिर वो एक्सक्यूज़ बनाने लगी कि वो इसको मतलब उनको किराए पे नहीं देख सकती है, कि वो लोग मीट नहीं खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं। और डीलर भी ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हो गया, क्योंकि अंसारीज़ भी सरप्राइज़ हो गए, क्योंकि वहीं पर फ़िश बनने की स्मेल आ रही थी पड़ोस में से ही। सेम एक्सक्यूज़ जो है सेकंड अपार्टमेंट, थर्ड अपार्टमेंट, फाइनली प्रॉपर्टी डीलर ने उनसे कह दिया कि उनको अपना नाम बदलना पड़ेगा और ख़ुद को वो मिसेस एंड मिस्टर कुमार कहें। अगर वो अंसारीज़ कहेंगे खुद को तो शायद उनको मकान मिलना मुश्किल हो जाए। अंसारीज़ रिलक्टेंट थे ये करने के लिए और उन्होंने डिसाइडेड टू लुक सम मोर, उन्होंने डिसाइड किया कि वो और देखेंगे। इन द एंड होल मंथ वो इधर उधर घूमते रहे और दे फाउंड अ लैंड लेडी हु वॉज विलिंग टू गिव देम अ प्लेस ऑन रेंट। ठीक है, फिर फाइनली एक महीने तक घूमने के बाद उनको एक रहने के लिए घर मिल गया। तो इससे हम लोगों को क्या समझ में आता है, इससे हम लोगों को एक रिलीजन के दूसरे रिलीजन के प्रति क्या कह सकते हैं कि वो साथ रहना नहीं चाहते, यही हमें तो इक्वालिटी नहीं हुई। फिर आता है रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब होता है इज्जत, ठीक है, डिग्निटी होती है इज्जत, और यही लाइफ में सबसे ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। तूने मेरी बेइज्जती कर दी, ऐसे करके बोलते हैं ना, बड़ा गुस्सा आ जाता है ना। तो आप लोगों ने यू हैव अंडरस्टूड बाय नाउ दैट कास्ट वी वर बॉर्न इनटू, जिस कास्ट में हम पैदा होते हैं, जिस रिलीजन को हम लोग मानते हैं और जिस बैकग्राउंड से हम लोग आए होते हैं, हम मेल हैं फीमेल है, इन सब चीज़ों का मतलब बहुत असर पड़ता है। और इक्वालिटी और इन इक्वालिटी, कास्ट, धर्म, है ना, जेंडर, इन सब चीज़ों से, और रेस, मतलब अमीर हैं गरीब हैं, स्टेटस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हम लोगों ने ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारीज़ की इसमें पढ़ा उनके बारे में कि किस तरीके से उनको इनइक्वालिटी झेलनी पड़ी थी कास्ट और रिलीजन के वजह से। जब पर्सन्स को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता तो उनकी डिग्निटी काफ़ी ज़्यादा वायलेट होती है, उनकी इज्जत काफ़ी ज़्यादा वायलेट होती है, उनको बुरा लगता है। तो ये एक मूवी का सीन है कि पैसे कोई फेंक के जा रहा था, है ना, तो उसने लिए नहीं, मतलब पैसे फेंके तो उसने एक्सेप्ट नहीं किए। दीवार मूवी का ये है कि फेंके तो मतलब इज्जत से नहीं दिए ना, जब मेहनत करके इज्जत से कमाए हैं तो इज्जत से। तो यही होता है कि अगर हम किसी के साथ भेदभाव करते हैं तो उनकी डिग्निटी हर्ट होती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है अपनी सिचुएशन के बारे में, मतलब काफ़ी बुरा उनके साथ व्यवहार किया जा रहा था स्कूल में, बाकी सारे बच्चों को पीटते थे, बुरा व्यवहार करते थे, बट वो अपनी सिचुएशन के बारे में बहुत ही कम कुछ कर पा रहे थे। जब उनके फादर आए, उन्होंने अपने बेटे को देखा तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उनके साथ जो अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा था वो गए उनके सामने। अंसारीज़ की डिग्निटी भी हर्ट हुई क्योंकि हर पर्सन उनको अपना अपार्टमेंट देने से मना कर दे रहा था। प्रॉपर्टी डीलर ने सजेस्ट किया कि वो अपना नाम बदल ले, मगर उनकी डिग्निटी, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट ने उनको रिफ्यूज़ कर दिया कि भाई वो अपना नाम नहीं चेंज करेंगे। ओम प्रकाश और अंसारीज़ डू नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस। ओम प्रकाश हो गए, अंसारी हो गए, किसी भी इंसान, यार किसी भी इंसान को हमें कभी भी गलत बिहेव कभी भी किसी के साथ नहीं करना चाहिए।
ठीक है। इक्वालिटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब हमारे संविधान ने तो हमारे लिए इक्वालिटी ही दी है, हर देश का नागरिक संविधान के सामने, कानून के सामने बिल्कुल बराबर है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज एवरी पर्सन एज इक्वल, हमारा संविधान सबको इक्वल, एक बराबर का दर्जा देता है। इसका ये मतलब है कि हर इंडिविजुअल जो कि कंट्री में रहता है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, किसी भी कास्ट का, धर्म का, ट्राइब का, एजुकेशन, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, पैसा हो नहीं हो, सब बिल्कुल बराबर है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है। दिस इज़ नॉट टू से, ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि इनइक्वालिटी सीजेस टू एग्जिस्ट, मतलब हम इक्वालिटी हमें संविधान ने दिया, बट हमें को पता है ना कि हमारे समाज में हम डेली देखते हैं, भाई बचपन से देखते आ रहे हैं कि कितनी असमानताएं हैं हमारे समाज में। तो डेमोक्रेटिक इंडिया के लिए एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारे लिए तो सब कुछ मतलब बराबर ही होना चाहिए ना, हर किसी को बराबर हक मिलने चाहिए। पार्लियामेंट कॉर्नरस्टोन होता है डेमोक्रेसी का, और सारे के सारे इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव साथ में खड़े हुए उनको दिखा रखा है। पहले ज़माने में कोई लॉ नहीं होता था, तभी इनके साथ इतना बुरा बर्ताव होता था, बट अब जो है अब तो लॉ है। अगर आप कोई आपके साथ बुरा बर्ताव करे, आपके कास्ट के, धर्म के या किसी भी आधार पर, तो आप उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं। तो हमारे संविधान ने हम लोगों को राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन दिया है, मतलब कोई हमारे साथ भेदभाव नहीं कर सकता। पूरा संविधान में हर इंसान बराबर है, ठीक है। डिग्निटी मेंटेन करनी चाहिए एज इक्वल्स। ये रिकॉग्निशन जो इक्वालिटी का दिया हुआ है, ठीक है, उसके कुछ प्रोविजन है। फर्स्ट, दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ। इससे हम लोग को क्या पता लगता है कि हर पर्सन, हर एक इंसान कानून के सामने तो बिल्कुल बराबर है। एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ, एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ। व्हाट दिस मीन्स, इसका ये मतलब है कि हर पर्सन, चाहे वो प्रेसिडेंट हो कंट्री का या कांता जैसी डोमेस्टिक वर्कर हो, हर किसी को सेम लॉज ओबे करने पड़ेंगे। मतलब जो कानून बनाए गए हैं वो कानून सबको ही पालन करने पड़ेंगे, चाहे वो कितना गरीब इंसान हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। सेकंड, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वट एवर दे आर, और वेदर दे आर मेल और फीमेल। तो फर्स्ट पर्सन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ, ये पहला पॉइंट है कि किस तरीके से संविधान हमें इक्वालिटी देता है। दूसरा पॉइंट है, किसी पर्सन के साथ आप भेदभाव नहीं कर सकते। नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर मेल और फीमेल, ठीक है। थर्ड क्या है, आप सेकंड था किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते इनमें से किसी भी कारण की वजह से। थर्ड, पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स, होटल, शॉप्स एंड मार्केट्स। तो जितने भी पब्लिक प्लेस हैं, मतलब जितनी भी सरकारी जगह हैं, प्लेग्राउंड हो गए, होटल हो गए, शॉप, दुकानें हो गई, मार्केट हो गई, कोई भी इसमें जा सकता है, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, कोई भी हो, वो उसमें जा सकता है, कोई उसे रोक नहीं सकता। ऑल पर्सन कैन यूज़ पब्लिकली अवेलेबल वेल्स। पब्लिकली अवेलेबल मतलब जो सरकारी, जो देश के हैं, जैसे नदी, कुएं वगैरह, रोड्स हो गई, बाथिंग घाट्स हो गए, ये सब कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। चौथा, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड। अनटचेबिलिटी, छुआछूत, ये जो थी ना कि भाई छुआछूत की वो करते थे कि भाई ये नीचा है इसको मत छुओ, ये चीज़ ख़त्म कर दी गई और ये क्राइम बन चुका है। ऐसा करेंगे तो जेल में पहुँचेंगे। Two ways in which government has tried to implement the equality that is guaranteed in the constitution is first through laws and second through government program। पहले तो laws, ये सारे लॉ बना दिए, राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। फिर गवर्नमेंट ऐसे प्रोग्राम भी चला रही है जिससे इंश्योर किया जाए कि ये चल रहा है, ठीक है। प्रोग्राम, स्कीम चला रही है। काफ़ी सारे लॉज हैं इंडिया में जो प्रोटेक्ट करते हैं हर पर्सन के राइट को, कि वो बिल्कुल इक्वली ट्रीट हो, कोई उसके साथ भेदभाव ना हो। इस तरीके के काफ़ी सारे लॉज बनाए गए हैं। इन एडिशन टू दिस, गवर्नमेंट जो है ने काफ़ी सारी स्कीम्स चला रखी हैं ताकि लोगों की जो लाइफ्स है उसको इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि इन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है कई सदियों तक। तो जो लोगों ने, दी स्कीम्स आर टू इंश्योर ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल हु हैव नॉट हैड दिस इन द पास्ट। मतलब लोगों के पास पहले अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि उनके, मतलब वो उनके साथ जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठा सके, अब उनके पास है। काफ़ी सारे स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें से एक स्टेप है मिड डे मील। इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं ना, उसमें बच्चों को पका हुआ खाना खिलाया जाता है। तमिलनाडु में सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था 2001 में। फिर सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से कहा कि सारे के सारे स्टेट्स में हो जाना चाहिए 6 महीने के अंदर अंदर। इस प्रोग्राम के काफ़ी सारे पॉजिटिव इफेक्ट थे। एक पहला ये हुआ कि बच्चे ज़्यादा, जो पुअर बच्चे थे वो स्कूल आने लगे, तो पढ़ाई भी हो जाती थी और खाना भी मिल जाता था दोपहर का।
टीचर्स कहते थे कि बच्चों को पहले खाना लेने के लिए घर जाना पड़ता था और फिर वो स्कूल वापस ही नहीं आते थे, ठीक है। और स्कूल में खाना मिलने लगा तो वो घर नहीं जाते हैं। उनकी अटेंडेंस भी इम्प्रूव हुई है। उनकी जो माएँ जो काम वाम पे जाती हैं बेचारी, उनको भी अपने बच्चे को, अब उनको पता है कि उनके बच्चे को खाना मिल जाएगा, अब उनको उनका मतलब वापस आने की ज़रूरत नहीं है काम से। इस प्रोग्राम ने हेल्प की है कास्ट की जो प्रिजुडाइज का मतलब होता है जो पहले से थिंकिंग होती है, ये कास्ट छोटी है, कास्ट बड़ी है, इसको भी हटाने में मदद की है। क्योंकि लोअर कास्ट और अपर कास्ट के बच्चों को हर समय स्कूल में एक साथ ही खाना मिलता है और वो एक ही जगह पर बैठ के खाना खाते हैं। कई जगह तो दलित वुमेन को खाना पकाने के लिए रखा गया है। मिड डे प्रोग्राम ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है बच्चों को भूख मिटाने के लिए भी। और जो बच्चे स्कूल नहीं आते थे और स्कूल में खाली पेट कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे, पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाते थे, अब उनको भरपेट खाना मिल जाता है। गवर्नमेंट ने काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स लाए हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इंक्रीजिंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब आपको अफसरों के लिए बिल्कुल सेम अधिकार है। मिड डे मील प्रोग्राम ने काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किया है पुअर बच्चों का एनरोलमेंट स्कूल में, बट फिर भी काफ़ी बड़ा डिफरेंस है कंट्री में। स्कूल जो है उनमें जो गवर्नमेंट स्कूल है वो काफ़ी ख़राब होते हैं, रिच जो है वो प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं, पुअर गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत बहुत ख़राब रहती है। इवन टुडे आज भी काफ़ी सारे स्कूल्स जो है कंट्री में जिसमें दलित चिल्ड्रन जैसे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ आज भी काफ़ी बुरा व्यवहार किया जाता है। These children are forced into unequal situation in which their dignity, काफ़ी unequal situations में इनको रख देते हैं जिसमें इनकी इज्जत मतलब इनकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती है। क्योंकि this is because people refuse to think of them as equal even though the law requires it. लोग मतलब लॉ की भी नहीं मानते हैं। मेन रीजंस रहा है कि वन ऑफ द मेन रीज़न इस एटीट्यूड का ये है काफ़ी जो धीरे धीरे बदलाव आया है। इवन दो सारे लोग अवेयर हैं कि डिस्क्रिमिनेशन जो है भेदभाव करना ये कानून के खिलाफ है, फिर भी लोग अनइक्वली एक दूसरे को ट्रीट करते हैं। कास्ट के, धर्म के, हर इकोनॉमिक एबिलिटी, इन सब के आधार पर वुमेन के साथ बहुत बुरा बर्ताव होता है। इट इज़ ओनली व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट नो वन इज़ इन्फीरियर, तो जब लोग खुद बिलीव करना शुरू कर देंगे ना कि कोई भी नीचा नहीं होता, हर पर्सन को इज्जत के साथ ट्रीट करना चाहिए, तभी जो है प्रेजेंट एटीट्यूड जो है चेंज हो पाएगा। इक्वालिटी जो है डेमोक्रेटिक सोसाइटी में तभी आ पाएगी जब लोगों को के मन को बदला जाए, लोगों के दिमाग को बदला जाए, तभी जो स्ट्रगल है इक्वालिटी की, इंडिया की कि सब बराबर होंगे, ये तभी कंप्लीट हो पाएगी। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लिखते हैं, इट इज़ डिस्ग्रेसफुल टू लिव एट द कॉस्ट ऑफ वन सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रेस्पेक्ट इज़ मोस्ट वाइटल फैक्टर्स इन लाइफ। मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने आप हम अपनी इज्जत ना कर पाएँ तो ये चीज़ तो बहुत ही गलत बात है। इसके बिना मैन जो है ना वो बिल्कुल एक मतलब इसमें इन्होंने अपनी व्यूज़ लिखी है और व्यूज़ में सिर्फ ये मतलब ये यही लिखते हैं, मैन जो है वो मॉर्टल है, कभी ना कभी मर जाएगा, हर किसी को हमेशा एक ना एक दिन मरना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी लाइफ जो है आपने कितने अच्छे से जी है, आपको कितने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, चाहे कितनी भी आपने स्ट्रगल करी हो, मगर आपका जो कॉन्फिडेंस है, स्ट्रेंथ है और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट वो कभी नहीं जानी चाहिए। अब इशूज़ ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसी, सिर्फ इंडिया में ही नहीं होता है कि भेदभाव कर रहे हैं। यूएस में भी जो ब्लैक्स थे ना, यूएस के जो काले लोग हैं, मतलब काले लोग जो रहते हैं अफ्रीका से आए हुए, वहाँ पर उनके साथ बहुत भेदभाव किया जाता था। स्ट्रगल फॉर इनइक्वालिटी वहाँ पर भी चली है, ठीक है। यूएस का एग्जांपल लेते हैं, इसमें जो अफ्रीकन अमेरिकन थे जिनके एंसेस्टर्स स्लेव की तरह, गुलाम की तरह अफ्रीका में आए थे, उनको काफ़ी ज़्यादा आज भी ख़राब तरीके से ट्रीट किया जाता है। 1950s के टाइम पे राइट टू इक्वालिटी मूवमेंट चला अफ्रीका में। इसमें जो अफ्रीकन अमेरिकन थे उन्होंने इस बात के खिलाफ आंदोलन किया कि उनके साथ कितना ज़्यादा खराब व्यवहार किया जाता है और उनको डे टू डे लाइफ में और लॉ के थ्रू, कानून के थ्रू भी उनको इक्वालिटी नहीं दी गई थी। एग्जाम्पल दिया जाता है, एक बार एक बस में ट्रैवल कर रही थी एक औरत, मतलब पहले बताते हैं कि जो ब्लैक है ना वो वाइट के साथ बैठ भी नहीं सकते थे सेम सीट पर, ठीक है। और अगर कोई ब्लैक बैठा हुआ है, वाइट आ गया तो ब्लैक को उठना पड़ेगा और वो वाइट को सीट देगा। इस तरीके के चीज़ें वहाँ पर चलती थी। रोज़ा पार्कर थी, ठीक है, वो एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी, काफ़ी थक गई थी पूरे दिन के वर्क के बाद, और उन्होंने मतलब एक वाइट मैन आया और उसने कहा कि उठो, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर 1 दिसंबर 1955 में उनका जो ये रिफ्यूज़ल था, उन्होंने मना कर दिया था कि मैं नहीं उठूँगी, तो काफ़ी एक आंदोलन सा छिड़ गया। मतलब फिर ये बात बहुत ज़्यादा सामने आई कि अफ्रीकन अमेरिकन जो थे उनके साथ कितना ज़्यादा बुरा बर्ताव किया जाता था, कितना उनके साथ अत्याचार होता था। तो काफ़ी आंदोलन हुआ और
ये जो आंदोलन हुआ इसको हम सिविल राइट्स मूवमेंट के नाम से जानते हैं। और सिविल राइट एक्ट पास हो गया 1964 में। 1964 में सिविल राइट एक्ट पास हो गया, जिसने भेदभाव करना किसी भी रेस के आधार पर, धर्म के आधार पर और किसी भी आधार पर, नेशनल ओरिजिन की, किस आप राष्ट्र से आए हैं, आपकी रेस क्या है, आपका धर्म क्या है, इसके बिहाफ पे आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। और इसने ये भी कहा कि हर चीज़ अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन के लिए ओपन होगी और उनको अलग स्कूल्स, पहले स्कूल भी अलग होते थे, अब फिर एक ही कर दिया, अलग स्कूल उन्हें अटेंड नहीं करने पड़ेंगे। डिस्पाइट मेजॉरिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन जो हैं वो फिर भी ये सब लॉज बन गए, उसके बाद भी जैसे आज भी दलित्स काफ़ी गरीब है, उसी तरीके से अफ्रीकन अमेरिकन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गरीब है। ज़्यादातर अफ्रीकन अमेरिकन स्कूल जो हैं वो सिर्फ जो बच्चे हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में जा सकते हैं, काफ़ी फ्यूअर फैसिलिटी होती हैं और काफ़ी ख़राब टीचर्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू वाइट स्टूडेंट्स जो कि प्राइवेट स्कूल में जाते हैं और ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पर काफ़ी अच्छे प्राइवेट स्कूल्स होते हैं। तो मतलब बिल्कुल सेम ही भेदभाव का वहाँ पर ब्लैक्स के साथ होता है यूएस में, हमारे साथ दलित, हमारे देश में दलित्स के साथ होता है। तो ये चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट। इस चैप्टर में हम लोगों ने इक्वालिटी के बारे में देखा। और एक आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में